Thank you, President McCartney. I am honored to be standing in front of you and telling you about my Smith journey. My name is Zainab Aqdas Rizvi, and I'm a proud member of the class of 2018. In the audience are my parents, Mama and Baba, and my two younger brothers, Mohammad and Ali. कांस्टेंट सुनना पड़ता था, लौंडिया है क्या कर लोगी। मतलब अगर मैं अपना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अगर मैं मार्कशीट भी लाऊं तो उसको फेंक के मारा जाए और कहा जाए कि लौंडिया है, लौंडा कुछ करे तो बात नहीं। बेटियां सिर्फ सुरक्षा मांगने के लिए नहीं, बेटी सुरक्षा दे भी सकती है, और ये बहुत मजबूती के साथ इस चीज का सिंबलिज्म है, इस चीज का प्रतीक है, इस चीज को दृढ़ता के साथ साबित करती है कि आज का भारत बदल रहा है, आज भारत की बेटी मजबूत है। नमस्कार, मैं इल्मा अफरोज आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कुंदरखी में एक ग्रामीण क्षेत्र से आकर एक किसान की बेटी होकर जिंदगी में बड़ा सोचने की और उसके लिए पूरी मेहनत करने का बीड़ा उठा सकती हूँ, तो ये कुव्वत आप सभी में है, चाहे आप गांव के हो, चाहे देहात के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, आप जो भी हैं, अगर आप खुद में हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, यकीनन आपकी मंजिल सिर्फ आपको आइडिया है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। मैं 14 साल की थी जब मेरे पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा किया, जिंदगी में ऊंचा सोचने की और ये मानने की, इस बात पे खुद पे अपने पोटेंशियल पे यकीन करने की हिम्मत मुझे अपनी अम्मी से मिली। और बच्चों की तरह जब मैं उन्हें देखती थी कि वो कोचिंग जाते थे, मोटी मोटी किताबें लेके इस तरीके का खर्चा करते थे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, और मैं अपने घर में पलंग पे मोमबत्ती के सहारे पढ़ रही होती थी, मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उन बच्चों की तरह कोचिंग जाऊं या मेडिकल करके बड़ी डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊं। मगर उस वक्त घर में खाने के लिए हो जाए, यही एक बड़ी बात थी, जो मेरे ख्याल से भारत के 80% किसानों के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हैं, उसी तरीके की समस्या मेरे घर में भी थी। तो अम्मी अकेले मेरी परवरिश करी थी मेरे छोटे भाई की, और मैंने ये सोचा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का बुखार, इससे मैं अपनी मानसिकता को पीड़ित नहीं होने दूंगी, और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीवंस कॉलेज में बीए में सीधा सीधा दाखिला लेने का निर्णय लिया। सेंट स्टीवंस कॉलेज के बाद मुझे विलायत जाने के लिए छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति के पैसे वहां पढ़ने और वहां रहने के लिए थे, जाने के टिकट के लिए नहीं। तो टिकट के पैसों का इंतजाम करने के लिए मैं खेतों में गई, वहां गेहूं की फसल कटी हुई थी, तो बहुत धूप हो रही थी, सख्त गर्मी थी, पसीना आ रहा था, और मैंने देखा कि चौधरी हरभजन जी, जिन्होंने मेरी परवरिश की है एक परिवार के सदस्य की तरह, वो खेतों में गेहूं काट रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि दादा, मैं विलायत पढ़ने जा रही हूँ और हवाई जहाज में उड़ के जाऊंगी। उस वक्त मैं पेरिस जा रही थी, पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी पेरिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सियोंस पो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बिटिया पढ़ लिख के क्या? मैंने कहा कि विलायत में पढ़ूंगी, फिर पढ़ लिख के वापस आऊंगी यहाँ पे आप सबके पास। तो फिर मैं देखती रही उन्हें गेहूं काटते हुए, उनका पसीना जो है वो मिट्टी में, जमीन में मिल रहा था, और कमर जो थी वो नंगी थी, और ऐसे धोती पहन के वो कटाई कर रहे थे। कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये ख्याल बार बार आता रहा जब मैं हवाई जहाज में बैठ के जा रही थी कि चौधरी दादा वहां खेतों में उसी तरीके से काम कर रहे होंगे, मैं यहाँ खूबसूरत एसी में हूँ। फिर अगले दिन जब मैं सियोंस पो पहुंची और वहां पे जो स्पाइरल स्टेयरकेसेस हैं, जिनमें बहुत खूबसूरत लाल कालीन बिछे हुए होते हैं, वहां भी मुझे बार बार वो सीन याद आ रहा था कि चौधरी दादा फिर वहीं खेतों में काम कर रहे होंगे उसी तरीके से। खैर, पेरिस से पढ़ने के बाद मुझको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप मिल गई उसके कुछ समय बाद, और मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गई। तो जब मैंने दुनिया देखी, मैंने देखा कितने कितने किस्म के अलग अलग रंगों के लोग हैं वहाँ, कैसी कैसी जबानें बोलते हैं, किस तरीके के बच्चे क्या स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हैं, क्या दुनिया कितनी आगे है। इस चीज़ की गहन समझ मुझको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने दी। ऑक्सफोर्ड के बाद मैं संयुक्त राष्ट्र इंडोनेशिया में काम करने लगी, बोर्नियो में। संयुक्त राष्ट्र के बाद मैं न्यूयॉर्क सिटी चली गई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में काम करने। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक बहुत ही अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा मैग्नेट की तरह काम करता है, और मेरा जो कमरा था वो 42वें माले पे था, वॉल स्ट्रीट जो एरिया है उसमें। तो 42वें माले पे, और जो उसकी जो दीवार थी वो शीशे की थी,
और रात को टेम्परेचर -13 डिग्री हो रहा था और बर्फ पड़ रही थी। तो मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़े होकर कॉफी पी रही थी, ऐसे मेरी उंगलियां ऐसे कॉफी के कप की तरफ थी और नीचे अमेरिका की जो पीली टैक्सीज होती हैं वो जा रही थी, ऐसे मैं देख रही थी उन्हें, जैसे बिल्कुल माचिस की डिब्बियां होती हैं, और सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग रंग बदल रही थी। तो उसमें इत्तेफाक से उस दिन वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे थे वो कई रंगों में उसको रखते हैं, तो उस दिन इत्तेफाक से वो रंग जो था वो केसरिया हरा था। तो मैं देख रही थी वो रंग बदलते हुए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को। मेरे दिल में बार बार इस चीज़ का ख्याल आ रहा था कि मैं तो यहाँ न्यूयॉर्क में दुनिया घूम ली, पेरिस में पढ़ ली, ऑक्सफोर्ड में पढ़ ली, चौधरी दादा और बाकी लोग जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इन जगहों पे आ सकूं, अपने अंदर की प्रतिभा को रियलाइज कर सकूं, वो आज भी उसी गर्मी में बिना बत्ती पानी उन्हीं तमाम दिक्कतों के साथ वो जिंदगी जी रहे हैं। और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वापस जाना है अपने मुल्क, अपने देश, उन्हीं लोगों के बीच जिनकी मैं बेटी हूँ। अच्छा, क्या होता था कि जब भी कभी मैं ब्रेक्स में वापस आती थी वेकेशंस में, तो मुझे देख के आम लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। ऐसा लगता था जैसे सितारे चमक रहे हों आंखों में। उन्हें लगता था कि शायद मेरी विलायत की पढ़ाई से उनकी कोई जिंदगी में बदलाव आ जाए। जैसे मान लो किसी का राशन कार्ड नहीं है, तो उनको लगता था कि मुझे देखेंगे तो शायद बिटिया विलायत से पढ़ के कुछ ऐसा करेगी कि उनकी जिंदगी में कोई बदलाव किसी किस्म का आ जाएगा। अम्मी को जो है कांस्टेंट सुनना पड़ता था, लौंडिया है क्या कर लोगी। मतलब अगर मैं अपना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अगर मैं मार्कशीट भी लाऊं तो उसको फेंक के मारा जाए और कहा जाए कि लौंडिया है, लौंडा कुछ करे तो बात भी। खैर, इस सोच के साथ मैंने फिर सिविल सेवा में आने का निर्णय लिया। तो इससे दो चीजें तो साफ हो गई कि बेटियां सिर्फ सुरक्षा मांगने के लिए नहीं, बेटी सुरक्षा दे भी सकती है। और ये बहुत मजबूती के साथ इस चीज का सिंबलिज्म है, इस चीज का प्रतीक है, इस चीज को दृढ़ता के साथ साबित करती है कि आज का भारत बदल रहा है। आज भारत की बेटी मजबूत है, भारत अपनी बेटियों को सुरक्षा देता है, बेटी सुरक्षा यहाँ देती है। और भारत में जिस तरीके की एनर्जी मैंने देखी है, हमारे युवा जो हमारी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी हमारी लोकतंत्र के साथ साथ जो हमारी सबसे बड़ी असेट हैं, आज हमारे युवा इतना अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है भारत में। जरूरत है हिम्मत की, हौसले की, मेहनत की और कभी भी हिम्मत ना हारने की। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी बचपन में, तो वो बान का पलंग होता था, उस पर मैं बैठी हुई होती थी और केरोसिन जो है, जो मट्टी का तेल हम उसमें डालते थे, वो कई बार तेल खत्म हो जाता था तो मैं मोमबत्तियां लगा लेती थी। तो आज भी वो पलंग पे मोमबत्तियां जो हैं उनके निशान अभी भी बाकी हैं। और ये दुनिया मेरे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वुल्फसन कॉलेज के डाइनिंग हॉल में फॉर्मल डिनर नाइट से बहुत अलग है, बहुत मुख्तलिफ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के, ऑक्सफोर्ड यूनियन के पर्पल टर्टल बार की सेटिंग से मेरी जिंदगी की कुंदरकी की सेटिंग बहुत अलग थी। क्योंकि जब मैं अम्मी को वहां से कॉल करती थी, अम्मी से पूछती थी, अम्मी इंसुलिन का इंजेक्शन आपने रेफ्रिजरेटर में रखा कि नहीं, तो बत्ती तो है नहीं, तो वो क्या करती थी, वो एक बाल्टी लेके उसमें बर्फ रख के इंसुलिन का इंजेक्शन लपेट के रख देती थी। मेरी जिंदगी विलायत की, विदेश की, मेरी हिंदुस्तान की जिंदगी से बहुत अलग। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ वापस आकर अपने मुल्क, अपने लोगों को गले लगाकर, अपने मुल्क की समस्या को समझकर कि मेरे देश में बेटी मजबूत है, बेटी सुरक्षा दे सकती है, बेटी आपके लिए है। टैक्स पेयर के पैसे ने अगर मुझे इतनी हिम्मत दी कि एक बिना बाप की बेटी खुद पे भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ सके, तो फिर मैं देश का, ये देश मेरा और मैं देश की, और मैं पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ अपने देशवासियों की, देश के बच्चों की, बेटियों की, बुजुर्गों की सेवा करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए हम इंसान हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सर्वोदया, जब कभी आप किसी दुविधा में फंस जाओ तो सबसे दरिद्र व्यक्ति का आपको ख्याल आना चाहिए, सबसे अंधेरे गांव में आखिरी व्यक्ति पंक्ति में खड़ा हुआ, और उस व्यक्ति के आंसू पोंछने की बात करो। सोचो कि तुम जो कर रहे हो, क्या तुम्हारे उस एक्शन से उस दरिद्र व्यक्ति की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा। जब मैं अमेरिका से वापस आई, जब मैंने न्यूयॉर्क छोड़ा, मैंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की, यकीनन मैं इस बात के लिए कन्विंस्ड हूं, मुझे यकीन है ऐसा कम से कम एक व्यक्ति जरूर होगा जिसकी आंखों में मुझे देख के जो चमक आती थी वो चमक बरकरार रहेगी और आंसू में पोंछ पाऊंगी। फिलहाल थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं भारत वापस आई, और आप सभी को मेरा यही मैसेज है कि आप जो भी करें, आपका वोकेशन कोई भी हो सकता है, भले से वो सिविल सर्विस हो, भले से भारतीय पुलिस सेवा हो जो सचमुच बहुत अच्छा ऑप्शन है,
भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, भारतीय विदेश सेवा हो, या कुछ भी, चाहे आप कोई स्टार्टअप चला लें, एक चीज हमेशा आपके जहन में, आपका सेंटर में रहना चाहिए, वो है हमारे भारत की तरक्की। भारत जो है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, परंतु इंडिया फर्स्ट। तो जो भी करें देश की तरक्की के लिए करें, और इसी सोच के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। 2010 में मेरी इन्वेस्टिगेशन ने अमित शाह को जेल पहुंचाया था। वो मैं अपने करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ। भले ही अमित शाह आज कंट्री के रूलिंग प्रेसिडेंट हैं, रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मेरे लिए उनको जेल पहुंचाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माय करियर सो फार। तो उसके बाद उनके जेल जाने के बाद मुझे लगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अबाउट गुजरात जिनको लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक मिथ मेकिंग बन गई थी कि मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। और मेरा ये हमेशा से कहना है कि मोदी को क्लीन चिट वाली जो मिथ मेकिंग है उसको खत्म होना चाहिए, बिकॉज वो कभी एक्यूज नहीं थे केस में। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अंडर कवर जाना चाहिए। तहलका की मुझे पूरा सपोर्ट था। तो मैंने 26 साल की थी मेरी उम्र उस वक्त, और तो उस वक्त मेरी एक दोस्त रहती थी लॉस एंजलिस में, वहाँ की फिल्म इंस्टीट्यूट कंजर्वेटरी में काम करती थी वो। तो मैंने वहाँ का आई कार्ड मैंने मंगवाया, किसी तरह बनवा लिया, फेक पासपोर्ट बनवा लिया, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, और मैंने 8 महीने एक ऐसी और लड़की की जिंदगी जी है। सिर्फ मैथिली त्यागी बनी नहीं थी मैं, बल्कि उसकी जिंदगी जिया है मैंने। क्योंकि जब आप अंडर कवर होते हैं तो आपको उस इंसान की, आप यू कैन नॉट बिट्रे एनी एलिमेंट जो आप नहीं है उसके। लोग जिनसे मैं डील कर रही थी, जिनके साथ, वो ब्यूरोक्रेट्स थे, होम सेक्रेटरी थे, आखिर इंसान जिनका मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया वो थे मोदी, आखिरी बार। और तभी तहलका ने मुझे वापस बुला लिया। तो जिस दिन मैंने मोदी का स्टिंग ऑपरेशन करने गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो विवेकानंदा की किताबें दिखाई मुझे और ओबामा की किताबें दिखाई, और कहा कि किसी दिन वो ओबामा की तरह बनना चाहते हैं। तो ये सब हुई, और उसी दिन तहलका ने मुझे वापस बुलाया बताने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। बिकॉज उनको भी लग रहा था कि हमने शुरू किया था एक छोटे लेवल पे, जहां मैं छोटे ऑफिसर से बात करने गई, फिर मैं कमिश्नर तक पहुंच गई, फिर होम सेक्रेटरी तक पहुंच गई, फिर अमित शाह तक पहुंच गई, और फिर मोदी तक जब मैं पहुंची तब इनको अंदाजा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा घुस चुकी हूँ इस इन्वेस्टिगेशन में। और शायद तहलका को एक बार बंद किया जा चुका था जब बंगारू लक्ष्मण पर उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो उनको लगा था एक बार फिर ऐसी कुछ होगा। मोदी पावर में आ रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऑपरेशन को जो है अबॉर्ट कर देंगे। लेकिन उस वक्त तक मुझे बहुत कुछ मिल चुका था। मैंने गुजरात के होम सेक्रेटरी का स्टिंग किया था, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंटेलिजेंस चीफ, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस, जो टॉप ऑफिसर्स हैं गुजरात के, उन सबका स्टिंग ऑपरेशन किया। मेरी बॉडी पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 कैमरा होते थे, जिनको मैंने डिवाइस करवाया था। मेरे कुर्ते में, मेरी डायरी में, मेरे पेन में, मेरी वॉच में, हर जगह एक वॉच होता है, एक कैमरा होता था, जिसको मैंने 8 महीने तक मैंने एकदम सिस्टम में एंट्रेंच हो गई थी मैं, मतलब मैं उन्हीं के सिस्टम का हिस्सा बन गई थी। मुसलमानों की बुराई करना, माइनॉरिटीज की बुराई करना, आरएसएस की तारीफ करना, आरएसएस की आइडियोलॉजी की तारीफ करना, उस आइडियोलॉजी को अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना। और बहुत सक्सेसफुली मैंने ये इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि उसमें पहली बार ऑफिसर्स जो हैं तारीफ कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया 2002 में, अपनी बहादुरी की तारीफ करें, कैसे उन्होंने मुसलमानों को मरने दिया, कैसे जब एहसान जाफरी को मारा जाए तो उनको अच्छा लगा, और उन्होंने कि एहसान जाफरी को जब उन्हें उसी से कोई दिक्कत नहीं थी। कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझसे कहते हैं कि मुसलमानों ने 2 बार मारा, हमने 1 बार मारा, बहुत हमारी जो छाती है वो चौड़ी हो गई। हरेन पंड्या मर्डर में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, हरेन पंड्या बहुत बड़े राइवल थे मोदी के, उनका अचानक मॉर्निंग वॉक पे गया और उनको मार डाला गया। इल्जाम ये लगा था कि मुसलमान बच्चों ने मारा उनको, लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बताया कि उनका मर्डर जो है मोदी और अडवाणी ने की कंप्लिसिटी की वजह से हुआ था, वो इन सब का इन्वॉल्वमेंट था। आइडली इन सब खुलासों के बाद इंडियन मीडिया को बहुत बड़ा कैंपेन करना चाहिए था। एसआईटी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसे टेप्स मांगने चाहिए थे मुझसे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे बुक लॉन्च पे हिंदुस्तान के सारे एडिटर और जर्नलिस्ट मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब के लीडर्स मौजूद थे मेरे बुक लॉन्च पे। लेकिन अगले दिन एकदम सन्नाटा था, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोदी पावर में आ चुके थे। और लेकिन मुझे ये डर था कि मेरी किताब आने के बाद शायद मोदी गवर्नमेंट एक इंजंक्शन लाएगी किताब को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देगी। लेकिन उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया, क्योंकि अगर मेरी किताब पे बैन लग जाता तो लोग और पढ़ते उसे, क्योंकि एक टेंडेंसी है कि जब आप किसी चीज को बैन करते हैं तो लोगों के अंदर वो हो जाती है कि इसे पढ़ा जाए कि इसमें क्या है। तो उन्होंने द किल्ड इट बाय साइलेंस। लेकिन एक अचीवमेंट मेरे लिए ये रही है कि लोग कहते हैं कि हाउ डू वी बिलीव यू। आई टेल देम कि
अब तक जिन जिन लोगों का मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया है, दे आर द टॉप, सबसे टॉप लेवल के लोग हैं। अब तक कोई मुझे कोर्ट लेके नहीं गया कि ये लड़की झूठ बोल रही है, जिसने किताब में जो लिखा है झूठ बोला है। इट इज नॉट फैक्ट। इंडियन एक्सप्रेस ने, इंडिया में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कुछ लोगों को अप्रोच किया जिनका मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा हाँ हम मैथिली त्यागी के नाम के लड़के से मिले हैं, किसी ने कुछ डिनाई नहीं किया अब तक, विच मीन्स कि नोबडी कैन डाउट द ऑथेंटिसिटी। मेरे पास टेप्स पड़े, लेकिन मैं उन टेप्स को लॉन्च इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज दे वर नॉट मेंट फॉर टीआरपी, दे वर मेंट फॉर जस्टिस। सो आई एम वेटिंग फॉर द एसआईटी टू अप्रोच मी। इफ नॉट तो अगले साल तक माई लॉयर्स विल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू पिटिशन री इन्वेस्टिगेशन इनटू द गुजरात राइट्स एंड द फेक एनकाउंटर्स। अखबार हैं जो हिंदुस्तान के अखबार, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह, उन्होंने कहा है कि दिस इज इंडियाज वाटरगेट मोमेंट। जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ तो निक्सन ने रिजाइन किया था, तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि दिस इज दैट मोमेंट फॉर इंडिया व्हेन मोदी शुड रिजाइन। इस साल नवंबर में जोहानिसबर्ग में एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क, जिन्होंने पनामा पेपर्स रिलीज किया था पूरे वर्ल्ड में। इट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बॉडी इन द वर्ल्ड एंड दे आर अवार्डिंग गुजरात फाइल्स एज द टॉप बुक ऑफ द ईयर। फॉर मी दैट इज अ बिग अचीवमेंट कि this is a final, it's basically accepting and acknowledging that it is one of the biggest journalism, investigative journalism books. हिंदुस्तान के सारे एडिटर्स ने मुझे फोन किया बताने के लिए कि इस खबर के बाद मोदी को आइडियली स्टेप डाउन कर देना चाहिए, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एडिटर्स जो मेरे दोस्त हैं, सब मुझे फोन करके शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि ओपनली कुछ बोले। हालांकि एक सपोर्ट मेरे लिए जो रहा है, सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, वो रीजनल मीडिया का। एंड दो